नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आपको भारत की बात बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि आखिर पहली बड़ी खबर आज जो हम आपको बताएंगे कि मुंबई दहलाने की धमकी, आखिर कौन दे रहा है मुंबई दहलाने की धमकी। आपको बताऊंगा कि मुंबई में कल है गणेश विसर्जन और गणेश विसर्जन के मौके पर आखिर किसने यह दावा किया कि 14 आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं। किसने यह धमकी दी कि 400 किलो आरडीएक्स मुंबई पहुंच चुका है। आखिर कौन है इस मुंबई को दहलाने के पीछे, आपको बताऊंगा। मुंबई में तैयारी क्या है, कल बड़ा मौका है। अगली बड़ी खबर, दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अखिलेश का 8 लाख का चालान। अखिलेश यादव लाव लश्कर से चलते हैं। अखिलेश यादव ने आज कबूला कि उनका 8 लाख का चालान हो चुका है और इसका इल्जाम किस पर लगाया यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। तीसरी खबर, दोस्ती से ट्रंप को मिर्ची लग गई है पुतिन और मोदी की। ट्रंप ने आज आखिर क्यों कहा कि उन्होंने भारत को खो दिया है, चीन के हाथों भारत को खो दिया है। जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे, ट्रंप ने आज उस बात को कबूला है। अगली बड़ी खबर, चौथी खबर जिस पर हम बात करेंगे, पुतिन जिनपिंग का 150 साल वाला प्लान। पुतिन और जिनपिंग की जो ऑडियो सामने आया है, सीक्रेट टॉक दोनों के बीच हो रही थी, वो सार्वजनिक हो गई, जिसमें पता चला दोनों बात कर रहे थे अमर रहने की, कि क्या तरीका है 150 साल तक जीने का। आपको बताऊंगा संभव है या नहीं, सुनाऊंगा भी दोनों की सीक्रेट टॉक। अगली बड़ी खबर, पांचवी खबर जिस पर हम बात करेंगे, महिला आईपीएस पर डिप्टी सीएम फायर हो गए। अजित पवार का वो ऑडियो सुनाएंगे, वो वीडियो कॉल जो उन्होंने आईपीएस को किया और उसको धमकाने लगे। इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अगली बड़ी खबर, छठी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि बिहार बीड़ी पर कांग्रेस घिर गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कम किया गया। कांग्रेस ने फिर एक और सेल्फ गोल कर लिया है। बिहार में कांग्रेस एक के बाद एक खुद का नुकसान करती जा रही है। बीड़ी पर बवाल क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। एससीओ में भारत के जाने से बौखलाए राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में भीड़ ने अशोक चिन्ह को ईंटों से तोड़ दिया। भीड़ मस्जिद में प्रतिमा लगाए जाने से गुस्साई, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठी। गणपति विसर्जन से पहले मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। लश्करे जिहादी के नाम से भेजे गए मैसेज में दावा, 34 गाड़ियों में लगाया गया बम, 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिला आईपीएस को फोन पर धमकाया, बोले एक्शन रोको। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई में कहा शांति सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। 60 करोड़ ठगी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है। अब देश छोड़कर नहीं जा सकते शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम और पत्नी, अधिकारियों के साथ दर्शन किए। जीएसटी सुधार पर हमला करके फंसी कांग्रेस। केरल कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट किया। बीजेपी जेडीयू ने इसे बिहार बिहारियों का अपमान बताया। जोधपुर में आज से शुरू हुई आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ से जुड़े 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुंबई में टेस्ला कार की हुई पहली डिलीवरी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री को कार की चाबी सौंपी गई। जुलाई में कंपनी ने पहले शोरूम लॉन्च के दौरान सरनाइक ने बुकिंग कराई थी। दिल्ली में उफान पर यमुना अभी भी खतरे के निशान के पार है। मथुरा से आगरा तक पहुंचा सैलाब। यमुना किनारे बसे इलाकों में अलर्ट। शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों से रास्ता रोका। नेशनल हाईवे ठप हो गया। सड़क पर ही सेब से लदी गाड़ियां अटकी। पंजाब के अभिजोत को लेकर एनडीडीबी की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। किडनी की बीमारी से जूझ रहा है अभिजोत को पंजाब सरकार ने मदद का भरोसा दिया। सोनू सूद ने भी कहा बाढ़ नहीं रोक सकता इलाज।
राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिग्गज टेक कारोबारियों के लिए डिनर रखा। सुंदर पिचाई, जुकरबर्ग समेत कई दिग्गज उद्योगपति पहुंचे। टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क को न्योता नहीं दिया गया। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है मुंबई को दहलाने की धमकी। कौन दे रहा है मुंबई को दहलाने की धमकी? दरअसल भारत ने बहावलपुर और मुरीदके में घुसकर मारा जैश को और लश्कर को, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। न जाने कितने जनाजे उठे, उसके बाद से आतंकी बौखलाए। मुंबई में क्या हो रहा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। मुंबई में गणेश उत्सव चल रहा है। खुद गृह मंत्री भी लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। मुंबई इस वक्त उत्सव की खुमारी में है। जय गणेश देवा, माता जगके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगके पार्वती पिता महादेवा। ये तस्वीरें इसलिए दिखाई क्योंकि क्या खास और क्या आम, सभी गणेश उत्सव में पूरी तरह से डूबे हुए। कल गणेश विसर्जन है और गणेश विसर्जन में लगभग 1 करोड़ लोग मुंबई की सड़कों पर होंगे, महाराष्ट्र में सड़कों पर होंगे। और इससे पहले आज यह जानकारी सामने आई और दावा किया गया कि मुंबई पुलिस को धमकी मिली है गणेश विसर्जन टारगेट पर। और खुद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कोई धमकी भरा एसएमएस उसे कंट्रोल में आया है क्या? थोड़ी सी जानकारी से क्या मुंबई पुलिस से साझा किया? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच इसका तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कोई धमकी भरा एसएमएस। जो मुंबई गणपति बप्पा की पूजा में डूबी है और उनकी भव्य विदाई की तैयारी कर रही है, वहां अचानक एक खबर से हड़कंप मच गया। मुंबई में धमाके की धमकी से अधिकारी और पुलिस सतर्क हो गए हैं। अचानक पूरे मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोई भी जो है रिस्क पुलिस जोखिम नहीं उठा रही है। अपनी ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि महाराष्ट्र का ये जो सबसे बड़ा त्योहार है गणेश उत्सव का, ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हर कोई पूछने लगा है क्या वाकई मुंबई में 14 आतंकी घुसाए हैं? क्या सच में 34 जगह बम फिट कर दिए गए हैं? और मुंबई में जो 1 करोड़ लोग गणेश विसर्जन में निकलने वाले हैं, क्या वो टारगेट पर हैं? बहुत बड़ा उत्सव है। दावा क्या है धमकी में? गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को दहलाने की धमकी मिली है। धमकी में दावा किया गया है कि 14 पाक आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं, जो अपने साथ 400 किलो आरडीएक्स यानी भारी विस्फोटक लेकर आए। 400 किलो आरडीएक्स। मुंबई की 34 अलग अलग गाड़ियों में बारूद भी फिट कर चुके हैं, यह दावा है। विसर्जन से पहले वो एक साथ धमाका करेंगे और पूरा देश हिल जाएगा। मतलब मुंबई में एक साथ 34 धमाकों की बड़ी धमकी दी गई है और दावा किया गया है कि 1 करोड़ लोग हमारे टारगेट पर हैं। दरअसल गणेश उत्सव महाराष्ट्र और मुंबई का सबसे बड़ा पूजा समारोह होता है और अनंत चतुर्दशी पर पूरी मुंबई गणेश विसर्जन के लिए उमड़ती है। मुंबई की आबादी 2 करोड़ है और विसर्जन में सड़क पर लाखों लोग उतरते हैं। पिछले साल अकेले गिरगांव चौपाटी पर सोचिए 12 लाख लोग जमा थे। इस बार पूरे मुंबई में करीब 1.5 लाख गणेश मूर्तियों का विसर्जन होना है। 1.5 लाख। इस हिसाब से करीब 1.5 करोड़ लोगों के सड़क पर उतरने का अनुमान है। तो क्या धमकी में इन्हीं लोगों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है? धमकी भरा यह खतरनाक मैसेज मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिला है। धमकी भरे संदेश में लश्कर-ए-जिहाद नाम के संगठन का जिक्र है
और पहली बार किसी धमकी या साजिश में इस संगठन का नाम सामने आया है। पुलिस इस संगठन का सच और धमकी भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मंत्री योगेश राम कदम क्या कह रहे हैं। जो प्राइमरी फेजी इंफॉर्मेशन सीपीजी ने जो हमें दी है या फिर मुंबई पुलिस ने जो हमें दी है, आगे की इंक्वायरी चालू है। उसका जो सोर्स है वो सोर्स पता करने का काम चालू है, लेकिन बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। मुंबई कर सुरक्षित है। मुंबई की पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से इस एक धमकी की वजह से या फिर जो मैसेज है वो मैसेज की वजह से कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी अभी चालू है। तो मंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जांच भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। कल जो है एक व्हाट्सएप मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पे आया था, जहां पर ये कहा गया था धमकी भरे मैसेज में कि मुंबई में एक बड़ा धमाका हो सकता है, जहां पर 14 पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो मुंबई पहुंच गए हैं। 400 किलो आरडीएक्स से धमाका हो सकता है, जिससे मुंबई पूरी दहल जाएगी। गणेश हैं, उनका विसर्जन किया जाएगा। इसी को देखते हुए 12 एडिशनल कमिश्नर, 40 डीसीपी, 3000 पुलिस ऑफिसर, 18,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। वहीं एसआरपीएफ की 14 कंपनियां, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की 4 कंपनियां मुंबई में तैनात। तो आप हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आपको बताऊं मुंबई पुलिस ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारी की है। मुंबई पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। यह मुंबई पुलिस की तैयारी है। दरअसल आपको बताऊं कि मुंबई में गणेश विसर्जन पर बेहद कड़ी सुरक्षा होती है और बम धमाके की धमकी के बाद मुंबई हाई अलर्ट पर है। क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस और दूसरी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश विसर्जन की तैयारी को और पुख्ता कर दिया है। शहर में 18,000 पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसमें 12 एसीपी, 40 डीसीपी समेत 3,000 पुलिस अधिकारी रहेंगे। दंगा रोधी दस्ता और आरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। एसआरपीएफ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसआरपीएफ की एक कंपनी में 130 से 140 ट्रेन जवान होते हैं, मतलब करीब 2000 एसआरपीएफ के जवान मुस्तैद होंगे कल मुंबई की सड़कों पर। केंद्रीय सुरक्षा बल सीएपीएफ की भी 4 कंपनियां तैनात होंगी। सड़क पर भीड़ को काबू करने के लिए 2800 ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद होंगे। 54 क्रेन तैयार रहेंगी ताकि गाड़ी खराब हो तो उसे फौरन हटाया जा सके। शहर पर नजर रखने के लिए 10,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 50 से ज्यादा ड्रोन से जुलूस और विसर्जन की भीड़ पर नजर रखी जाएगी। 52 वॉच टावर बनाए गए जहां से ट्रैफिक और भीड़ की निगरानी होगी। 538 लाइफ गार्ड भी तैनात रहेंगे जो पानी से भी सुरक्षा करेंगे और तय करेंगे कि विसर्जन के दौरान समंदर में कोई अनहोनी ना होने पाए। सोशल मीडिया पर भी पुलिस और एजेंसियों की पैनी नजर रहने वाली है ताकि माहौल बिगड़ने की हर कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। मुंबई पुलिस ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। इसका मकसद है कि मुंबई के लोगों को अलर्ट करना। सुनिए जरा मुंबई पुलिस ज्वाइंट सीपी क्या कह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश चतुर्थी के लिए जो कल जो फाइनल विसर्जन है उसके व्यापक इंतजाम किए हैं। तकरीबन 17 से 18,000 लोग उस पर रहेंगे। तकरीबन 3,000 ऑफिसर्स रहेंगे। हमारी एसआरपी, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, क्यूआरटी, कॉम्बैट्स, बीडीडीएस टीम, सीसीटीवी वैन्स, पेट्रोलिंग मोबाइल 400 के आसपास, 350 बीट मार्शल, तकरीबन 10,000 सीसीटीवी कैमरा, कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट बंदोबस्त का हम लोगों ने मुंबई पुलिस की तरफ से किया है। दावा किया गया है कि 14 आतंकी मुंबई में घुसे। आपको याद होगा 3 आतंकी पहले बिहार में घुस चुके हैं नेपाल के रास्ते। 3 पाकिस्तानी, आदिल हुसैन पाकिस्तानी है, घुस चुका है हिंदुस्तान में। हसनैन अली पाकिस्तानी है, भारत में घुस चुका है। और अगला आतंकी मोहम्मद उस्मान, यह भी पाकिस्तानी है लेकिन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में घुस चुका है। आपको बताऊं कि आखिर इन तीनों आतंकियों के घुसने से यह बात साबित हो रही है कि बड़े संगठन और उनके आका किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। क्या है यह साजिश? मुंबई दहलाने की धमकी में लश्कर-ए-जिहादी संगठन का नाम है। नाम से इसके आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े होने का शक सामने आ रहा है। तो क्या हाफिज सईद ने फिर भारत के खिलाफ साजिश रची? मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। हमले के बाद भारत ने हाफिज पर कड़ी कार्रवाई की और उसका दबाव बनाया तो टीआरएफ जैसे नाम से हाफिज प्रॉक्सी संगठन बनाकर दहशत फैलाने लगा। अप्रैल में हुए पहलगाम में कायराना जो हमला हुआ उसमें टीआरएफ का हाथ था
और यह टीआरएफ लश्कर से जुड़ा हुआ है। अब 14 पाकिस्तानी आतंकियों के मुंबई में घुसने का दावा है, तो क्या हाफिज फिर नाम बदलकर देश को दहलाने की साजिश में जुटा है? पिछले हफ्ते बिहार में 3 पाक आतंकियों के घुसने की खबर थी। जैश के 3 आतंकियों को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया और बताया कि चुनाव के बीच दहशत फैलाने के मकसद से नेपाल रूट से भारत आए। पुलिस ने फोटो के साथ आतंकियों की पहचान और पता जारी किया। एक आतंकी हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरा आतंकी आदिल हुसैन पाकिस्तान के उमरकोट का है और तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। बहावलपुर ही जैश का गढ़ है, तो क्या मसूद अजहर ने इन्हें भेजा है? मतलब जैश और लश्कर फिर भारत में खून खराबे के प्लान में जुट गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, बाबा ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, सुनिए। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। अगर आप पड़ोसी ऐसा हो जो हर रोज कोई साजिश कर रहा हो, तो भारत को इसकी तैयारी करनी होगी। भारत इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। पड़ोस में जब पाकिस्तान हो तो फिर भारत अब कई बड़े हथियार खरीदने वाला है। पाकिस्तान हो या चीन हो, जो परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए भारत कौन कौन से हथियार खरीद रहा है, आइए आपको बताता हूं। अंतरिक्ष में युद्ध हो या हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला हो, भारत जंग की हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। हथियार और तकनीक में उसने बड़े सुधार का फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 15 साल का मेगा प्लान बना लिया है। 15 साल, बताऊं 15 साल में क्या क्या है? प्लान है कि देश के पास 200 से ज्यादा तरह के एडवांस हथियार हों। इसके तहत सेना के लिए नई पीढ़ी के टैंक बनाए जाएंगे। भारतीय सेना को इस तरह के 400 हल्के टैंकों की जरूरत है। इसके अलावा अगले 10 से 15 साल में रोबोट से चलने वाले टैंक भी बन जाएंगे। ऐसे ड्रोन बनाए जाएंगे जो स्टील तकनीक से लैस होंगे, यानी दुश्मन की नजरों से बचे रहने वाले ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जो बिना पायलट्स के ही दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। भारत ऐसे 150 ड्रोन, 250 एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है इस वक्त। यह है तैयारी। साथ ही देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जुटाना चाहता है। ऐसी मिसाइलें जो अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम हो, तैयारी यह है, और जिनकी जद में कम से कम आधी दुनिया आती हो, यानी करीब 20,000 किलोमीटर रेंज की खतरनाक मिसाइल का प्लान है भारत का। इतना ही नहीं, नेवी के क्षेत्र में भी अगले 15 साल में भारत की बहुत बड़ी तैयारी है। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर से लैस एडवांस युद्धपोत भारत तैयार कर रहा है और परमाणु हमले में सक्षम कई पनडुब्बी भी देश के पास होंगी जल्द। ये अगले 15 सालों की तैयारी है। सुनिए जरा सीडीएस अनिल चौहान साहब क्या कह रहे हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियां इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ में। तो भारत को पता है कि पड़ोसी साजिश करते हैं, इसलिए भारत अपनी तैयारी अपने स्तर पर कर रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक दिलचस्प खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का थोड़ा बहुत नहीं, 8 लाख का चालान कट गया। 8 लाख का। अखिलेश यादव पूर्व सीएम है, बड़े लाव लश्कर के साथ चलते हैं। उन जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि अखिलेश यादव उस इलाके में, उस जिले में पहुंच रहे हैं, तो गाड़ियों का काफिला और बड़ा हो जाता है। लंबा चौड़ा काफिला अखिलेश यादव का होता है।
अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अखिलेश ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है जिसमें वो कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 लाख का चालान तो उनका भी कट गया है। दिखाना क्या है यार, दे देंगे भाई, दिखाना नहीं दे देंगे 8 लाख का। ये हमारा चालान जो पिछले कई वर्षों से चालान आ रहे हैं, दिखाऊंगा नहीं मैं। अखिलेश कह रहे हैं पिछले कई वर्षों से चालान आ रहे हैं, 8 लाख के चालान उनके आ चुके हैं। देखिए जरा अखिलेश के चालान कैसे आए। गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा चलता है। अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों पर चालान कटा है। दरअसल आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज गाड़ी चलाने पर यह चालान हुआ है क्योंकि वहां स्पीड लिमिट है आगरा एक्सप्रेसवे पर। अखिलेश की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान हो चुका है। अखिलेश यादव ने मीडिया को खुद जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने शिकायत की थी। दरअसल कहा गाजीपुर के युवक ने चालान कटने की शिकायत की। इसी पर अखिलेश ने अपने चालान की बात बता दी। उन्होंने कहा कल ही मुझे अपने काफिले की गाड़ियों के चालान भी मिल गए। उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आ गई होगी। कैमरे का सिस्टम चलाने वाला है लोग जरूर बीजेपी के होंगे। जानबूझकर हमारी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। उसे ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है या नहीं। अखिलेश के काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां होती हैं, यानी उनके करीबी जो होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं गाड़ियां लेकर। दावा है कि मर्सिडीज ML 500 कीमत लगभग 60 लाख रुपए तक है। टोयोटा लैंड क्रूजर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। मित्सुबिशी पजेरो करीब 19 लाख की गाड़ी है। टोयोटा कैमरी करीब 45 लाख रुपए की। हालांकि अखिलेश के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, ना उनकी पत्नी डिंपल यादव के नाम पर कोई गाड़ी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अखिलेश यादव को जब वो कबूल कर रहे हैं उनका चालान कटा। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है और बस हमारे सोचो कितना चालान होगा बताओ, है कितना होगा चालान? तो मैंने अभी बता रहे क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है होगी, जो कहानी होगी, जो हाँ लगवा रहे हो, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का। तो अखिलेश यादव अब चेक करेंगे कि आखिर वहां कोई बीजेपी का आदमी तो नहीं था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है ट्रंप को मिर्ची लग गई है, और इस दोस्ती से मिर्ची लगी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे कि ट्रंप को मिर्ची लग रही है। वाकई अब मिर्ची लग गई है। क्यों लगी है? ये तस्वीरें देखकर वो ये भी कह रहे हैं कि वो ये तस्वीरें देख रहे थे, ये भी कबूल किया है कैमरा पर ट्रंप ने। लेकिन देखिए ये तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया। ट्वीट में ट्रंप क्या लिख रहे हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ट्रंप लिख रहे हैं कि भारत को खो दिया है उन्होंने। ट्रंप लिख रहे हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि रूस को भी खो दिया है, और भारत और रूस चीन की तरफ चले गए, ये वो कबूल कर रहे हैं। चीन में 3 सुपर पावर की मुलाकात के बाद ट्रंप को समझ आ गया है ट्रंप के टैरिफ वॉर ने कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग को एक साथ कर दिया। तिकड़ी की दोस्ती पर ट्रंप का दर्द साफ छलक रहा है, लेकिन इसके लिए खुद ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। सवाल ये, क्या ट्रंप को समझने में देर हो गई? और आइए आपको बताऊं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और इस पर भारत सरकार का क्या कहना है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने खो दिया है मोदी को, भारत को। मोदी, पुतिन, जिनपिंग मुलाकात के बाद अब होश में आए हैं ट्रंप। चीन में 3 सुपर पावर की मुलाकात पर ट्रंप का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि हमने भारत को खो दिया, भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों गवा दिया है। 3 देशों के लंबे और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
ट्रंप ने मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तस्वीरें भी साझा की। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दरअसल तीनों नेताओं की मुलाकात टैरिफ वॉर के बीच हुई। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ दिन बाद यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी 7 साल बाद एससीओ की बैठक में शामिल हुए थे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने मोदी का रेड कार्पेट वेलकम भी किया। दोनों देश सीमा विवाद भूलकर आगे बढ़ने को तैयार दिखे। भारत ने साफ किया कि वो ट्रंप टैरिफ के दबाव में नहीं है। चीन ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ को गलत बताया था। चीन में ही मोदी और पुतिन की भी मुलाकात हुई। पुतिन ने भी यहां से ट्रंप को सीधा संदेश दिया था कि अमेरिका, भारत और चीन को टैरिफ धमकी देना बंद करे। दुनिया भर की मीडिया की नजर इस टिप्पणी पर थी। इस मुलाकात के बाद ट्रंप के खिलाफ संदेश गया, तीनों देशों के साथ आने से ट्रंप का टैरिफ बेअसर हो जाएगा। भारत और चीन रूस से तेल पहले की तरह खरीदते रहेंगे। भारत से टकराव पर अमेरिका में भी ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने ट्रंप को घेरा है। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे निजी संबंध थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो खत्म हो गए हैं। अब ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में यह मान लिया है। आइए आपको सुनवाता हूं। आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां यही सवाल पूछा गया, क्या ट्रंप जो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को खो दिया, इस पर क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय, सुनिए। Ajay, again, I have already answered your question. I have no comments to offer on the latest post that you referred to. Ajay, again, I have already answered your question. I have no comments to offer on the latest post that you referred to. विदेश मंत्रालय ने अमूमन इस तरह की बातचीत में सरकारें दूर रहती हैं जवाब देने से, लेकिन ट्रंप ने एक दोस्त नहीं खोया है मोदी के रूप में। ट्रंप आजकल अपने सारे दोस्त खो रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक शख्स जो सबसे करीब और नजदीक दिख रहा था वो थे इलॉन मस्क। साए की तरह दिख रहे थे चुनाव के दौरान। उनके कैंपेन में, प्रचार में भी मस्त दिख रहे थे। जब काउंटिंग हो रही थी तब भी मस्त दिख रहे थे। शपथ ले रहे थे तब भी मस्त दिख रहे थे। मंत्रिमंडल बना रहे थे तब भी मस्त दिख रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अब मस्क गायब है। एक डिनर दिया ट्रंप ने, अगली तस्वीर दिखाऊं। सारे दोस्त छोड़कर भाग रहे हैं। इस डिनर में बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, लेकिन सोचिए मस्क नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। जकरबर्ग नजर आ रहे हैं आपको, बिल गेट्स नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन मस्क नहीं है। ट्रंप ने इस डिनर को आईक्यू डिनर कहा, यानी बुद्धिजीवी इस डिनर में है। लेकिन मस्क को क्या बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं वो, क्योंकि पहले मस्क को ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे। और इसी तरह दो और दोस्तों की बात करूंगा मैं। दो दोस्तों का ऑडियो सामने आ गया है, यानी पुतिन और जिनपिंग का। वो ऑडियो जो सीक्रेट है, वो आवाज जो दुनिया के सामने नहीं आनी थी। ये दोनों बात कर रहे थे कि आखिर कैसे 150 साल तक जिया जाए, कैसे अमर हुआ जाए। ये बात ऑडियो लीक हो गई। देखिए जरा क्या बातचीत कर रहे थे दोनों। आपको बताऊं कि दोनों का ऑडियो, क्योंकि माइक ऑन था, दोनों को पता नहीं चला कि माइक ऑन है। और माइक पर देखिए क्या रिकॉर्ड हुआ। दरअसल पुतिन और जिनपिंग की दिलचस्प बातचीत लीक हो गई है, जिसमें जिनपिंग कह रहे हैं 150 साल तक क्या जीना संभव है। वहीं पुतिन के ट्रांसलेटर ने जोड़ा, कैसे जवान रह सकते हैं। विक्ट्री डे परेड के दौरान जिनपिंग और पुतिन साथ जा रहे थे। इसी दौरान दोनों नेता बातचीत कर रहे थे जो लीक हो गई। पुतिन और जिनपिंग दोनों ही 72 साल के हैं इस वक्त। दोनों ने ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान अब तक नहीं किया है। पुतिन ने रूस के कानून में फेरबदल कर दिया है। इसके तहत 2036 तक वो रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। जिनपिंग ने चीन में राष्ट्रपति पद की सीमा खत्म कर दी है। इसके बाद जिनपिंग चीन में आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेता हंसते भी दिखे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि दोनों नेता मजाक के मूड में। लेकिन लीक वीडियो ने एक दूसरी चर्चा छेड़ दी है। क्या 150 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है, या आगे भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है? आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या वाकई संभव है 150 साल तक जीना। पुतिन और जिनपिंग अंगों के ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। दरअसल कई बार और कई अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन हर सर्जरी का अपना अलग जोखिम है। हर बार ऑपरेशन टेबल पर जाना आसान नहीं होता है। नया अंग मिलने के बाद मरीज को दवाएं खानी होती हैं। साथ ही कई बार तो जीवन भर दवाएं लेने की नौबत आ जाती है ताकि शरीर नए अंग को स्वीकार कर सके। इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक ऐसे अंग बना रहे हैं जिसे शरीर
अस्वीकार ना करें, मतलब इसके बाद ज्यादा दवाएं ना खानी पड़ें। हालांकि यह रिसर्च अभी शुरुआती दौर में है। दुनिया की सबसे अधिक उम्र के इंसान जीना कैलमेंट है। जीना कैलमेंट 122 साल 164 दिन तक जीवित रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं डॉक्टर्स क्या मानते हैं, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, क्या ये संभव है, सुनिए। बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो हमने बहुत तरक्की की है, और इसके साथ साथ जो दूसरी बात हुई है वो ये है कि मृत्यु या इमोर्टेलिटी की बात हुई है, तो ये तो मैं बिल्कुल 0 to 100 के स्केल पे मना करता हूँ, नकारता हूँ। ऑथेंटिकली ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प खबर की ओर आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम घिराव हो गया उनका। अजित पवार ने महिला आईपीएस को धमकाया है। ये ऑडियो वायरल हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये महिला आईपीएस है। महिला आईपीएस से डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम को फोन किसने लगाया? एक कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम को फोन लगा दिया और आईपीएस को दे दिया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी तस्वीर देखिए, उसमें कैसे, दूसरी तस्वीर प्ले कीजिए प्लीज। ये जो बातचीत कर रहे हैं डिप्टी सीएम महिला आईपीएस से, आप सुन पा रहे हैं? आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अजित पवार की ये बातचीत। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर? मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। नंबर दे दो ना सर। 944 944। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर डिप्टी सीएम ने क्यों फोन किया, क्या वजह थी कि डिप्टी सीएम को फोन करना पड़ा। दरअसल आपको बताऊं कि वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस वक्त विरोधियों के निशाने पर हैं। महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस करते दिखे। 31 अगस्त को सोलापुर में अवैध खनन रोकने पहुंची थी आईपीएस। दावा है अजित पवार आईपीएस को कार्रवाई करने से रोक रहे थे। अजित पवार ने फोन पर खुद को डिप्टी सीएम बताया, साथ ही तहसीलदार के पास जाकर कार्रवाई रोकने को कहा था, लेकिन आईपीएस अधिकारी कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं थी। इस मामले में एनसीपी के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने अजीत को फोन किया था। बाबा जगताप का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। दरअसल पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के तहत आता है और गृह मंत्रालय सीएम फडणवीस के पास है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजित पवार ने दखलंदाजी की। वायरल वीडियो पर अजित पवार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा मेरा इरादा कानून में दखल देने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि स्थिति शांत रहे। रेत खनन के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। संजय राउत कह रहे हैं आप एक आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं, अजित को सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। आइए अब आपको बताऊं कि वो आईपीएस अधिकारी कौन है जिनको डिप्टी सीएम धमका रहे थे। यह है वो आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अंजना कृष्णा का पूरा नाम है अंजना कृष्णा, और अंजना 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में डीएसपी पद पर तैनात हैं। साथ ही ईमानदारी और तेज तर्रार अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 355 हासिल की थी। केरल के तिरुवनंतपुरम में अंजना का जन्म हुआ और तिरुवनंतपुरम से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की है। अंजना ने इसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप?
नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। बिहारी को वो बीरी समझते हैं, इससे बड़ा दुखद घटना और बिहारी का अपमान नहीं हो सकता। आप कितना भी डिलीट करवा लीजिए, आपकी मानसिकता छुप नहीं सकती। आइए आपको खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने असली आईपीएस देख लिया, अब आपको फर्जी आईएएस से मिलवाने जा रहा हूं। फर्जी आईएएस कौन है, फर्जी का पावर गेम आपको दिखाने जा रहा हूं। असली आईएएस को आपने देख लिया जो डिप्टी सीएम से भी भिड़ गई। ये फर्जी आईएएस के बारे में कल मैंने आपको बताया था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई। इसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता चला है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसके लंबे चौड़े कार के काफिले को भी हमने आपको दिखाया था। आधा दर्जन बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गाड़ियां इसके काफिले में थीं, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहा था अपना रौब जमाने के लिए। अगली तस्वीर देखिए, इसकी एक तस्वीर आई है सीएम प्रमोद सावंत के साथ। अगली तस्वीर प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, प्रमोद सावंत के साथ भी इसकी तस्वीर आ गई। अगली तस्वीर दिखाऊं, बाकायदा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी इसने बना रखा है और उस पर देखिए ये कैसे ट्वीट भी कर रहा था, इनॉग्रेशन के ट्वीट कर रहा था। आइए अब आपको बताऊं, ये बाकायदा लोगों पर रौब दिखाने के लिए क्या करता था। ये रौब दिखाने के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखता था। उन बॉडीगार्ड्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। वो बॉडीगार्ड्स बाकायदा अपने साथ रखने के पीछे वजह क्या होती थी कि लोगों को लगे वाकई ये आईएएस है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वाकई लगे ये आईएएस अधिकारी है। अब देखिए इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल फर्जी आईएएस का यूपी बिहार से लेकर गोवा तक नेटवर्क फैला था। करीब 4 साल पहले बिहार से की ठगी के खेल की शुरुआत इसने, फिर इसने दिल्ली और गोवा में अपना नेटवर्क मजबूत किया। नेटवर्क मजबूत हुआ तो लखनऊ को ठिकाना बनाया। आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों से नजदीकी बढ़ाई, बड़े नेताओं से मिलता और उनके साथ फोटो खिंचवाता। सोशल मीडिया पर मीटिंग और मुलाकात की तस्वीरें डाली। रौब झाड़ने के लिए 2 गनर की सुविधा ली है। 24 घंटे एक प्राइवेट बॉडीगार्ड भी साथ रखता था। एक प्राइवेट गार्ड पुलिस की वर्दी में रखता, सरकारी मीटिंग के लिए फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करता और धाक के लिए मर्सिडीज में घूमता। धाक के लिए मर्सिडीज के साथ साथ कई और गाड़ियां काफिले में होती थी। लखनऊ के शालीमार 1 वर्ल्ड अपार्टमेंट में इसका आशियाना और फ्लैट का किराया 60,000 रुपए महीना। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घर है। लोगों को अपनी पोस्टिंग दिल्ली में बताता, यह भी कहता कि जल्द यूपी कैडर में इसकी वापसी होगी। यह था इसका रुतबा। आइए अब आपको बताऊं, फर्जी आईएएस से तो मिल लिया, अब आपको फर्जी आईएफएस अधिकारी से इसका परिचय मैं दिखाऊं ये कौन है। फर्जी आईएएस की कुंडली यह है कि कंप्यूटर साइंस में इसने बीटेक किया है, साथ ही पिता इसके रिटायर्ड डॉक्टर हैं। पैतृक निवास मऊ उत्तर प्रदेश है और यूपीएससी परीक्षा में ये 2 बार फेल हो चुका है। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, एक एनजीओ भी बनाया है इसने। साथ ही एनजीओ के बहाने नेताओं अधिकारियों से भी मिला है, अधिकारियों के तौर तरीकों पर भी गौर किया इसने और उसके बाद खुद आपको आईएएस अपने आप को बताने लगा। अब आपको मिलवाता हूं फर्जी आईएफएस से। ये आप देख रहे हैं फर्जी एम्बेसी बनाई। फर्जी एम्बेसी न सिर्फ बनाई बल्कि गाड़ियां भी रखी हैं। इसके बारे में पहले आप जान चुके होंगे, लेकिन इसकी कुंडली में एक और चीज जुड़ गई है और कई देश भी इसने फर्जी बना लिए हैं। ये है हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन ने न सिर्फ एम्बेसी खोली बल्कि अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसने एचपीएल भी तैयार किया, यानी हॉर्स प्रीमियर लीग चला रहा था ये, कमिंग सून। ये हॉर्स प्रीमियर लीग में देखिए कौन कौन से देशों को शामिल किया हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े देश इसकी प्रीमियर लीग में शामिल थे। एसटीएफ की जांच में फर्जी एम्बेसी चलाने वाले हर्षवर्धन जैन पर बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल की तर्ज पर शुरू किया था इसने एचपीएल यानी हॉर्स प्रीमियर लीग। एचपीएल के पैट्रन्स में शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और करीना खान का नाम शामिल है। एचपीएल इवेंट में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं। एचपीएल के लिए 16 टीमों का चयन हुआ। यूरोपीय और अमेरिकी टीम भी शामिल है इसमें। टाइटल स्पॉन्सरशिप से 10 करोड़ को स्पॉन्सर से 8 करोड़ जुटाए हैं। एचपीएल के एसोसिएट स्पॉन्सर से 7 करोड़ की रकम जुटाई गई है। हर्षवर्धन जैन के कई शेल फर्म्स और विदेशों में बैंक अकाउंट भी हैं। कैमरून, मॉरिशस, यूएई और यूके में कारोबारी रिश्ते के सबूत हैं। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से ठगी करता था। तो रहिए, अब आपको लिए चलता हूं बाढ़ बारिश की तरफ। देश में हालात क्या है,
बारिश बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है आपको बताऊंगा आज। तस्वीरें आ रही हैं, अब तक आप देख रहे हैं कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, घर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी नुकसान हो रहा है। जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है वो भी प्रभावित कैसे हो रहे हैं ये आपको बताऊंगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यमुना की हथनी कुंड बैराज की। दूसरी तस्वीर देखिए, ये नोएडा की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि यमुना का पानी बढ़ गया है और निचले इलाकों तक पहुंच गया है, घर डूब गए। अब आपको हिमाचल लिए चलता हूं। ये हिमाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल में भूस्खलन हो रहा है, हिमाचल में बारिश भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में कई बार बादल फटने की भी खबरें आई हैं। देखिए जरा हिमाचल में रेस्क्यू कैसे हो रहा। हिमाचल में चिनूक लगा दिया गया है और लोगों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में लाया जा रहा है। अगली तस्वीर आपको मनाली की दिखाते हैं। ये मनाली में हालात हैं। बाढ़ बारिश के बाद लंबा चौड़ा काफिला रुका हुआ है। ये वो चीजें हैं जो मनाली से आती हैं लेकिन अब नहीं आ पा रही, और इसका असर सीधे तौर पर आम जनजीवन पर भी पड़ेगा, फल सब्जियों पर भी पड़ेगा, उनके दामों में भी वृद्धि होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हिमाचल में बारिश भूस्खलन से सेब का संकट बढ़ा दिया है। प्रदेश में भूस्खलन से 3 हाईवे और 1100 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इससे हजारों पेटी सेब या गोदाम में खराब हो गए या फिर कई दिनों से ट्रकों में सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दावा है कि हालात सामान्य रहे तो 10-15 दिन में सड़कें ठीक होंगी। ऐसे में सेब दूसरे राज्यों में पहुंचने से पहले ही सड़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख पेटी सेब मंडियों और ट्रकों में फंसा हुआ है, जबकि अकेले शिमला में 20 से 25 लाख पेटी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सड़कें खराब होने से फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से देश भर में सेब की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। 24 किलो सेब की एक पेटी पर 200 से 400 रुपए तक बढ़ चुके हैं। पूरे देश में सेब की कुल खपत में हिमाचल की 26% हिस्सेदारी है। पंजाब देखिए जरा, पंजाब प्रमुख कृषि राज्य है जिसे अन्न का भंडार भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ की वजह से पंजाब के सभी 23 जिले पानी में डूबे हुए हैं और इसकी वजह से 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए भी जाना जाता है। हर साल लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन चावल उत्पादन होता है। ऐसे में पंजाब में बाढ़ चावल की कीमत पर भी असर डाल सकती है। हालांकि दूसरे राज्यों में उत्पादन केंद्रीय भंडार से असर कम होगा। दिल्ली में यमुना के किनारे बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा फूल, धान और मक्का की भी खेती की जाती है। हालांकि दिल्ली का देश की कृषि में बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, इसलिए देश पर असर नहीं, लेकिन दिल्ली में महंगाई जरूर बढ़ा सकता है ये। हालांकि दिल्ली का देश की अर्थव्यवस्था शासन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहां कोई भी रुकावट देश पर अप्रत्यक्ष असर जरूर डालती है। हमारे सहयोगी रवीश ग्राउंड जीरो पर हैं, हिमाचल की उस मंडी तक पहुंचे जहां सेब की मंडी लगती थी। ये आप देखिए पूरी तरीके से बह चुकी है सड़क, और जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां ब्यास नदी बह रही है। ये जो जगह है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक बहुत मनाली का एक ऐसा डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पर लाहौल स्पीति तक से जो किसान हैं वो अपना सेब सब्जियां लेकर यहाँ पर आते थे। ये उसका यहाँ से एंट्री होती थी गाड़ियाँ, और आज की तारीख में यहाँ कम से कम 60 फीट नीचे जो है वो एक खाई है और नदी बह रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कुछ और राज्यों के हालात क्या हैं। पंजाब भी आपको लिए चलूंगा। तस्वीर देखिए जरा, पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये अखनूर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू के अखनूर में आप देख रहे हैं किस तरह सड़क कट गई है।
अगली तस्वीर मैं आपको पंजाब की दिखाऊं। ये पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग देख रहे हैं और चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। और पंजाब में जो हालात हैं, इन हालात के बीच एक्टर्स सामने आए हैं मदद करने के लिए। उन एक्टर्स में वो एक्टर्स भी हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक भी है। कौन कौन से वो एक्टर्स हैं मैं आपको दिखाऊं। दरअसल पंजाब की मदद करने उतरे हैं सितारे सोनू सूद। पंजाब में बाढ़ के हालात में सोनू सूद ने टीम उतार दी है। ये टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है। पोस्ट शेयर करके कहा है कि बाढ़ में कोई अकेला नहीं है, मैं साथ हूं और हम सब मिलकर हर व्यक्ति की मदद करेंगे। किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेहिचक संदेश भेजें। दिलजीत दोसांझ ने कहा बाढ़ प्रभावित 20 गांव को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि इन गांव में सिर्फ राशन नहीं पहुंचाएंगे बल्कि जब तक लोग जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर लेते तब तक उन सभी लोगों के साथ मदद के लिए खड़े रहेंगे। गुरु रंधावा की टीम बाढ़ पीड़ितों को राशन पानी पहुंचा रही है और उन्होंने दूसरों से भी पंजाब के लोगों की मदद की अपील की है। पोस्ट में लिखा है आओ सब मिलकर पूरे पंजाब की मदद करें। एमी विर्क, सिंगर एमी विर्क ने पीड़ितों के लिए 200 घर गोद लिए और उनकी टीम बाढ़ की स्थिति में इन घरों तक मदद पहुंचा रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है अपनों को बिना छत देखकर टूट गया हूं, यह आश्रय के लिए नहीं बल्कि दोबारा खड़े होने की ताकत देने की बात है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सोनू सूद क्या कह रहे हैं और दिलजीत दोसांझ क्या कह रहे हैं। भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती हम सब उनके साथ हैं। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਰੀਬਨ 150 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ 150 200 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ और मिल के वापस पंजाब ਨੂੰ अपने पैरों पे खड़ा करांगे। और आइए अब आपको दिखाता हूं बांसवाड़ा की तस्वीरें। देखिए जरा, बांसवाड़ा में राजस्थान में पूरी कार बह गई, पानी में समा गई गाड़ी। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं उधम सिंह नगर की, जहां एक गुलदार आ गया, यानी जानवर भी लगातार बारिश और बाढ़ से परेशान है, शहरी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। गुलदार आ गया, उसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। पानी की साइड आओ, पानी की वहां बोलो डालो खोल के